Good morning, everyone. Today we are going to discuss the last lecture of microeconomic theory, and this is game theory 6. The sixth part of this lecture. The seventh part, which would be after this, has already been there on the YouTube channel, and one can download that lecture regarding prisoner's dilemma and Folk theorem. तो कुल मिला के 7 लेक्चर हैं। एक लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, 7वां जो होगा वो है प्रिजनर्स डायलेमा एंड फोक थ्योरम। आप देखिएगा जहाँ पे हमारे यूट्यूब लेक्चर्स हैं उसमें आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। और ये इस कड़ी का 6th लेक्चर है, यानी कुल मिला के वैसे 7 लेक्चर हैं, 7वां पहले अपलोड हो चुका है प्रिजनर्स डायलेमा और फोक थ्योरम का। इसलिए ये जितने भी लेक्चर्स अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ उसमें ये 6th पार्ट है, यानी ये फाइनल पार्ट है। और जो कंक्लूडिंग पार्ट है वो मैं पहले अपलोड कर चुका था, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा क्योंकि MCQ एग्ज़ाम है आपका। तो लगभग सारा कोर्स हम लोग कवर करते हैं और जो सिस्टम लास्ट ईयर था 70 में 35 सवाल करने का, वही सिस्टम इस साल रहेगा। थोड़ी मेहनत कीजिएगा आप लोग क्योंकि आखिरी सेमेस्टर है और मेरे ख्याल से बाल अवस्था से जब से आपने अपनी क्लासेस शुरू की हैं तब से एक रेगुलर टीचिंग मोड में आप रहे, और वो रेगुलर टीचिंग मोड में शायद ये अंतिम कड़ी होगी आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि बहुत कम लोग फिर आगे PhD करने आते हैं और वहाँ कोर्स वर्क में थोड़े लेक्चर्स होते हैं। लेकिन जिस जीवन की शैक्षिक यात्रा को आपने शुरू किया है उसमें ये मेरे ख्याल से दीक्षा का एक अंतिम अवसर है आप में से बहुत लोगों के लिए। इस सेंस में अंतिम अवसर है कि वो जो रेगुलर मोड ऑफ टीचिंग है, जो बैग उठा के आपने शुरू किया प्री प्राइमरी से, उसका ये अंतिम पड़ाव मुझे दिखाई पड़ता है। तो मेहनत कर सकते हैं आप में, बहुत क्षमताएं आप लोगों में और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप में, और सभी में कैलिबर है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपकी सब समझ में आएगा। मैंने अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकता हूँ लेक्चर को सिंप्लीफाई करने की, वो मैंने कोशिश की है। और लेक्चर का काम मकसद केवल ये नहीं है कि आप पढ़ाई में लगे रहें, लेक्चर का मकसद ये भी है कि आप उस लेक्चर को एंजॉय कर सकें, क्योंकि अगर लेक्चर में एंजॉयमेंट नहीं है, थ्रिल नहीं है, तो पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। उस चीज़ का क्या जिक्र जो मुमकिन ही नहीं है, और सेहरा में कभी शायद दीवार न मांगो। यानी अगर लेक्चर में एंजॉयमेंट नहीं है, थ्रिल नहीं है, तो फिर वो लेक्चर का कोई मकसद या मतलब हमारी ज़िंदगी से नहीं रह जाता। और स्ट्रेटजीज बनाना, ज़िंदगी में हर पड़ाव पे आप स्ट्रेटजीज बनाते हैं, और गेम थ्योरी वहाँ आपकी मदद करेगी कि किस तरह से आप स्ट्रेटजीज फॉर्म कर सकते हैं और इक्विलिब्रियम या जिसे आप सैडल पॉइंट कहते हैं आप एकम्प्लिश कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है 6th लेक्चर, वो नैश इक्विलिब्रियम पर है। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जॉन नैश ने दिया, और उन पे पिक्चर भी बनी है ब्यूटीफुल माइंड, और उस पिक्चर में उनकी पूरी आत्मकथा बताई गई है ब्यूटीफुल माइंड में। और उसमें उनको मैनिक डिप्रेशन की बीमारी रही है, और कई बार वो बहुत लंबे समय के लिए मैनिक डिप्रेशन में चले जाते थे। लेकिन उनका जीनियस माइंडसेट था, और वर्ल्ड की जो अब तक मेरी नॉलेज में इकोनॉमिक्स में जो थीसिस सबसे छोटी रही है 28 पेजेस के आसपास की, वो जॉन नैश की रही है। और उसी थीसिस पर उन्होंने 2 आर्टिकल निकाले थे 1950s में, और उस पर उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला 2 और लोगों के साथ, रॉबर्ट सेल्टन और जॉन हर्सियानी के साथ। तो बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जॉन नैश का। हार्वर्ड ने उनको फेलोशिप दी, लेकिन बाद में प्रिंसटन ने लिखा, यू हैव बीन वैल्यूड लेस, वी प्रोवाइड यू अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ फेलोशिप। तो बहुत बड़ी चीज़ें जॉन नैश के बारे में कही हैं, और कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि उनका कंसेप्ट भी बहुत सिंपल है, और
काबिले तारीफ भी है। यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है पहले मैंने इस लेक्चर में। आई हैव गिवन द इंट्रोडक्शन हियर विद रिगार्ड टू Nash इक्विलिब्रियम की व्हाई वी गो फॉर Nash इक्विलिब्रियम इंस्टेड ऑफ सक्सेसिव डोमिनेंस मेथड। पिछले लेक्चर में आपको सक्सेसिव डोमिनेंस मेथड के बारे में मैंने बताया था, और सक्सेसिव डोमिनेंस मेथड जो है वो एक इनडायरेक्ट वे है इक्विलिब्रियम अचीव करने का, क्योंकि उसमें हम पहले डोमिनेटेड स्ट्रेटजीज को हटाते हैं और फिर हम फाइनल आउटकम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा सक्सेसिव डोमिनेंस मेथड इज एन इनडायरेक्ट वे of determining equilibrium solution in which one has to eliminate dominated strategies to arrive at the final outcome. This is too cumbersome. यानी आप पहले डोमिनेटेड को हटाइए और फिर डोमिनेंट स्ट्रेटजीज को फाइंड आउट कीजिए और तब आप इक्विलिब्रियम डिफाइन कीजिए। इस कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करने के लिए Nash प्रोवाइडेड अ सिंपलर रूट टू डिटरमिन ऑप्टिमल आउटकम। एक सिंपल आसान रूट बताया कि कैसे आप ऑप्टिमल आउटकम को निकाल सकते हैं, विच सब्सिक्वेंटली केम टू बी नोन एज Nash इक्विलिब्रियम, जो उनके नाम से स्थापित हो गया Nash इक्विलिब्रियम। यानी थ्योरी में इतनी बड़ी जगह बहुत कम लोगों को मिलती है कि उनके नाम से वो इक्विलिब्रियम मशहूर हो जाए। Nash इक्विलिब्रियम हैज टू पार्ट्स। जो Nash इक्विलिब्रियम है उसकी परिभाषाएं के दो भाग हैं। पहला सिंपल है कि गिवन द स्ट्रेटजी ऑफ द राइवल, कि अगर राइवल की स्ट्रेटजीज दी हुई हैं एंड इफ नो प्लेयर हैज एनी इंसेंटिव टू यूनिलेटरली डेविएट, यानी अगर प्लेयर के पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो अपनी स्वेच्छा से डेविएट करे, यूनिलेटरली डेविएट मतलब अपनी स्वेच्छा से डेविएट करे फ्रॉम इट्स स्ट्रेटजी, अपनी चुनी हुई स्ट्रेटजी से, द प्लेयर्स आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। यानी अगर राइवल की स्ट्रेटजी दी हुई है और एक खिलाड़ी अपनी स्ट्रेटजी को उस आधार पे चुनता है और वो स्वेच्छा से उस स्ट्रेटजी से डेविएट करना नहीं चाहता, हटना नहीं चाहता, तो जो हम ये कहेंगे प्लेयर्स आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो जो प्लेयर्स हैं वो संतुलन की अवस्था में हैं, क्योंकि देयर इज नो इंसेंटिव फॉर एनी प्लेयर टू डेविएट फ्रॉम द स्ट्रेटजी सेट और फ्रॉम द स्ट्रेटजीज दे हैव सेलेक्टेड। ये डेफिनेशन प्योर स्ट्रेटजिक मेथड में काम करती है Nash इक्विलिब्रियम की, जहाँ पे दोनों खिलाड़ी एक चुनी हुई युक्तियों, एक चुनी हुई स्ट्रेटजीज के माध्यम से गेम्स को प्ले करते हैं, एंड देयर इज नो रीजन फॉर देम टू यूनिलेटरली वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू डेविएट फ्रॉम द सेलेक्टेड स्ट्रेटजीज। तो आई एम डूइंग माई बेस्ट गिवन बट यू आर डूइंग, वहां पे जब डोमिनेंट स्ट्रेटजी पढ़ाई थी, आई एम डूइंग माई बेस्ट यू डू वट यू लाइक, तुम कुछ भी करो मैंने एक अच्छी स्ट्रेटजी चुन ली है। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क हो गया, आई एम डूइंग माई बेस्ट गिवन वट यू आर डूइंग। अगर मैं ये पता राइवल ये कर रहा है तो उस आधार पे हमने जो स्ट्रेटजी सेलेक्ट की है और उस पर अगर हम स्वेच्छा से डेविएट करने की हमारी इच्छा नहीं है तो हम ये कहेंगे कि वी आर इन ए इक्विलिब्रियम स्टेट, and that equilibrium state is referred to as Nash equilibrium. तो ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आसान है, और कीन्स ने भी अपनी जो थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इंटरेस्ट एंड मनी, उसमें भी इस तरह की परिभाषा दी है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और दूसरा पार्ट उनकी डेफिनेशन का Nash इक्विलिब्रियम की वो है फॉर गेम्स इन विच प्लेयर्स रेंडमाइज देयर स्ट्रेटजी। यहाँ पे प्लेयर्स किसी एक स्ट्रेटजी का सहारा नहीं लेते, रेंडमाइज करते हैं, सडनली कोई एक स्ट्रेटजी ले ली और फिर बाद में दूसरी स्ट्रेटजी ले ली। तो ये केस एक मिक्स स्ट्रेटजीज का है। यहाँ पे रेंडमाइज का मतलब है, रेंडमाइज मतलब स्टोकेस्टिक, आप एक स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर लें और फिर दूसरी कर लें, तो हम लोग उसे शॉर्ट में मिक्स स्ट्रेटजीज कहते हैं। फॉर गेम्स इन विच प्लेयर्स रेंडमाइज देयर स्ट्रेटजीज
एक्सपेक्टेड और एवरेज पे ऑफ, वहां पे एक्सपेक्टेड या एवरेज पे ऑफ जो है that must be at least as large as that obtainable by any other strategy combination. जहाँ पे प्लेयर्स स्ट्रेटजीज को रेंडमाइज करते हैं वहाँ एक्सपेक्टेड या एवरेज पे ऑफ जो है वो एटलीस्ट एज लार्ज एज दैट ऑब्टेनेबल बाय एनी अदर स्ट्रेटजी कॉम्बिनेशन, यानी वो कम से कम इतना बड़ा हो कि वो किसी और स्ट्रेटजी कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करे तो उससे भी कम से कम उतना मिले, उससे कम नहीं मिले। तो वहां पर हमें एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालना पड़ता है और स्ट्रेटजीज को हम किस प्रोबेबिलिटी में सेलेक्ट करें जो प्लेयर्स की स्ट्रेटजीज दी है, तो वहाँ कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी बिकम्स डोमिनेटेड। तो डेफिनेशन के दो भाग हैं, एक प्योर स्ट्रेटजी का केस है और दूसरा मिक्स स्ट्रेटजीज का केस है, और दोनों में इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइन होता है वो नैश ने बताया। और यहाँ पे वही लिखा, ऑल्टरनेटिवली नैश इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर, यानी वो एक सिचुएशन है जहां पर मैंने अभी बताया आपको, आई एम डूइंग माई बेस्ट गिवन व्हाट यू आर डूइंग, कि अगर ये पता आप क्या कर रहे हैं तो हम जो स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर रहे हैं उससे हम बेस्ट परफॉर्म करें, और उसी का रिवर्स है यू आर डूइंग योर बेस्ट गिवन व्हाट आई एम डूइंग, उसी का रिवर्स ये। तो ये डेफिनेशन आप बड़ा ध्यान से देखिएगा और कंपेयर कीजिएगा जो डोमिनेंट स्ट्रेटजिक मेथड है उससे थोड़ी डिफरेंट। वहां पे मैंने बताया था आई एम डूइंग माई बेस्ट गिवन आई एम डूइंग माई बेस्ट यू डू व्हाट यू लाइक, यू आर डूइंग योर बेस्ट आई डू व्हाट आई लाइक। तो वहां पे आई एम डूइंग माई बेस्ट यू डू व्हाट यू लाइक, यानी आप कुछ भी करिए मैं बेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ ये नहीं है, आई एम डूइंग माई बेस्ट गिवन व्हाट यू आर डूइंग, कि तुम इस स्ट्रेटजी को खेल रहे हो इसलिए हम ये स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर रहे हैं जो हमें बेस्ट रिजल्ट दे। तो ये फर्क है दोनों में, नैश इक्विलिब्रियम में और डोमिनेंट स्ट्रेटजिक मेथड में। अब यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ नैश इक्विलिब्रियम बिकम्स मोर ल्यूसिड बाय वे ऑफ एग्जांपल, कि जो नैश इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है उसे हमने और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश की है बाय वे ऑफ एन एग्जांपल। यहाँ पे ये दो स्ट्रेटजीज ए की हैं, दो बी की हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 बी की हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 ए की हैं, बीटा 1 बीटा 2 बी की हैं। और लिखने का तरीका देखिएगा फर्क है, जैसे पहले लिखा था वो चीज नहीं है। यहाँ पे रिवर्सिबल स्टाइल ऑफ राइटिंग है, वहां पे पहले पूरी ए की लिखते थे फिर बी की लिखते थे और फिर हम डोमिनेंट स्ट्रेटजीज निकालते थे। यहाँ पे हम सीधे इक्विलिब्रियम को हिट कर रहे हैं। रिवर्सिबल वे ऑफ राइटिंग है, देखिएगा इफ ए फॉलोज अल्फा 1 बी फॉलोज बीटा 1, अगर ए अल्फा 1 चलेगा तो बी को बीटा 1 से 3 बीटा 2 से 2 मिलेंगे, तो बीटा 1 वो सेलेक्ट करेगा। इफ ए फॉलोज अल्फा 1 बी फॉलोज बीटा 1। जो डोमिनेंट मेथड है वहां पे फिर हम लिखते थे ए फॉलोज अल्फा 2 तो बी क्या सेलेक्ट करेगा, बीटा 2। यहाँ पे वो चीज नहीं है, यहाँ पे हम सीधे इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं। इफ ए फॉलोज अल्फा 1 बी फॉलोज बीटा 1, अब बी इफ बी फॉलोज बीटा 1 ए फॉलोज ए क्या करेगा, ए क्या अल्फा 1 चलेगा या नहीं। अगर अल्फा 1 चलेगा तो हम ये कहेंगे कि जो स्ट्रेटजी है मतलब देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो न्यूटन थर्ड लॉ, तो इक्विलिब्रियम वो जनरेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, बी फॉलोज बीटा 1, अगर बी बीटा 1 चल रहा है तो ए अल्फा 2 चलेगा, क्योंकि अल्फा 1 से 2 और अल्फा 2 से 3 का पे ऑफ मिलेगा। तो रिवर्सिबल नहीं है, यानी बी अगर बीटा 1 चल रहा है तो ए अल्फा 1 नहीं चल रहा है, अल्फा 2 चल रहा है। अगर अल्फा 1 चल रहा होता तो अल्फा 1 बीटा 1 इक्विलिब्रियम हो जाता।
तो यहाँ पे स्टाइल ऑफ राइटिंग इज इंपॉर्टेंट डोमिनेंस मेथड में, और इसमें थोड़ा अंतर समझिएगा आप। और वो छोटा अंतर नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है। ये हम इक्विलिब्रियम को डायरेक्टली हिट कर रहे हैं। वी आर हिटिंग द इक्विलिब्रियम डायरेक्टली। हम ऐसा नहीं कर रहे ए अल्फा 1 चलेगा फिर ए अल्फा 2 चलेगा तो बी क्या चलेगा, पहले बी की डोमिनेंट निकालें फिर ए की डोमिनेंट निकालें तब। तो वो चीज नहीं है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन डायरेक्टली डिटरमिन होगा। इफ ए फॉलोज अल्फा 1 बी फॉलोज बीटा 1, इफ बी फॉलोज बीटा 1 ए फॉलोज अल्फा 2। अगर अल्फा 1 चलता तो नैश इक्विलिब्रियम हो जाता, काम हो जाता। लेकिन ए फॉलोज अल्फा 2, इसलिए देयर इज नो नैश इक्विलिब्रियम। यहाँ पे इस केस में कोई नैश इक्विलिब्रियम नहीं है। आइए अगला वाला देखते हैं। थोड़ा सा पे ऑफ मैट्रिक्स मैंने छोटी कर दिया ताकि एक ही स्लाइड में सब कुछ एडजस्ट हो जाए। यहाँ पे लिखा फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ नैश इक्विलिब्रियम रिवर्स सिमेट्री मस्ट एग्जिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, भूलिएगा मत। फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ नैश इक्विलिब्रियम रिवर्स सिमेट्री मस्ट एग्जिस्ट, अगर प्योर स्ट्रेटजिक मेथड है तब। आइए देखते हैं। लेट अस कंसीडर द सेकेंड स्ट्रेटजी ऑफ ए। अब ये की दूसरी स्ट्रेटजी देखें। अल्फा 1 में तो नहीं था। इफ ए फॉलोज अल्फा 2 बी फॉलोज बीटा 2, बी बीटा 2 चलेगा। एक में 2 का पे ऑफ मिल रहा है बी को और एक में 5 का, तो 5 वाला सेलेक्ट करेगा। इफ बी फॉलोज बीटा 2, अगर बी बीटा 2 चलेगा देन ए फॉलोज अल्फा 2। देखिए रिवर्स सिमेट्री है। बिकॉज रिवर्स सिमेट्री एग्जिस्ट हेंस अल्फा 2 बीटा 2 एक्सप्रेसेस नैश इक्विलिब्रियम, यानी तब वो नैश इक्विलिब्रियम को इंगित करेगा। तो रिवर्स सिमेट्री का एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है। एक से ज्यादा नैश इक्विलिब्रियम हो सकते हैं, और अगर एक से ज्यादा नैश इक्विलिब्रियम है देन इट इज अ केस ऑफ नैश इक्विलिब्रिया। वहां इक्विलिब्रियम वर्ड नहीं इक्विलिब्रिया आएगा। आसान कर दिया नैश ने आपका काम। ए फॉलोज अल्फा 2 बी फॉलोज बीटा 2, और बी बीटा 2 चलेगा तो ए अल्फा 2 चलेगा। तो रिवर्स सिमेट्री है। ए अल्फा 2 चल रहा, बी बीटा 2 चल रहा, बी बीटा 2 चलेगा तो ए अल्फा 2 चलेगा। ये जो रिवर्स सिमेट्री है ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये नैश इक्विलिब्रियम को तुरंत डिफाइन कर देती है। इक्विलिब्रियम को डिफाइन करती है, और मैंने बताया कि नैश के साथ इसका नाम जुड़ा है। तो जैसे मार्शल लॉ हम लोग पढ़ते थे वैसे यहाँ नैश इक्विलिब्रियम। सोचिएगा कभी इस बात पे, कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी सिंपल शब्दों में। Thus, for existence of Nash equilibrium, reverse symmetry must exist. Otherwise, it is not a case of Nash equilibrium. वरना ये Nash equilibrium का केस नहीं है। It is not a case of Nash. रिवर्स सिमेट्री का एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है। फॉर्म में MR इक्वल टू MC, MT, MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो। कॉन्स्टेंट सम गेम में हमने अलग बताया था इक्विलिब्रियम कंडीशन, डोमिनेंस मेथड में अलग बताया था, और सक्सेसिव डोमिनेंस में अलग स्ट्रेटजीज बताई थी अलग तरीके से। और यहाँ नैश में देखिए रिवर्स सिमेट्री वाली कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। इन केस देयर इज नो नैश इक्विलिब्रियम थ्रू प्योर स्ट्रेटजिक मेथड, अगर प्योर स्ट्रेटजिक मेथड से नैश इक्विलिब्रियम नहीं एग्जिस्ट कर रहा देन मिक्स स्ट्रेटजिक मेथड शुड बी यूज्ड टू फाइंड आउट नैश इक्विलिब्रियम। तब मिक्स स्ट्रेटजिक मेथड हम इस्तेमाल करेंगे, जो आपको पहले भी हम बता चुके हैं। एग्जांपल यहाँ दे रहे हैं आपको। दो अल्फा 1 बीटा 1 में 2 1, अल्फा 1 बीटा 2 में 1 2, अल्फा 2 बीटा 1 में 1 2, और अल्फा 2 बीटा 2 में 2 1 का पे ऑफ मिल रहा है ए और बी। अब देखिए इन दिस केस देयर इज नो नैश इक्विलिब्रियम थ्रू प्योर स्ट्रेटजिक मेथड, क्योंकि अगर ए अल्फा 1 चलेगा तो बी बीटा 2 चलेगा, और बी बीटा 2 चलेगा तो ए अल्फा 2 चलेगा। अब तो कोई रिवर्सिबल सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ रिवर्स नहीं है। ए अल्फा 1 चल रहा है तो बी बीटा 2 चल रहा है, लेकिन बी बीटा 2 चल रहा है तो ए अल्फा 2 चल रहा है। अब ए अगर अल्फा 2 चलता है तो बी बीटा 1 चलेगा,
और बी बीटा 1 चलेगा तो ए अल्फा 1 चल देगा। तो कोई भी रिवर्स सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसलिए यहाँ प्योर स्ट्रेटजिक मेथड जो है दैट इट फेल्स। और यहाँ पे जो नैश इक्विलिब्रियम है वो मिक्स स्ट्रेटजी के माध्यम से डेवलप होगा। और मिक्स स्ट्रेटजी गेम यहाँ पे हम पहले आपको समझा चुके हैं कांस्टेंट सम गेम में कि कैसे आप इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पे भी हमने आपको समझाया है, उसको हम देखते हैं। ये देखिए मिक्स स्ट्रेटजिक मेथड, जब भी मिक्स स्ट्रेटजिक मेथड आएगा तो आपको प्रोबेबिलिटीज लेनी पड़ेंगी। अल्फा 1 चलने की प्रोबेबिलिटी x1 है, अल्फा 2 चलने की प्रोबेबिलिटी x2 है, बीटा 1 में चलने की प्रोबेबिलिटी y1 है, बीटा 2 चलने की प्रोबेबिलिटी y2 है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज हमेशा 1 है, यानी x1 प्लस x2 1 के बराबर है, y1 प्लस y2 1 के बराबर है, ये पहले आपको बता चुका। यहाँ पे हम b के लिए सॉल्व कर रहे हैं, यानी जो सेकंड वाले पे ऑफ्स हैं कॉमा के बाद वाले, और आपको a वाले अलग सॉल्व करने पड़ेंगे, यानी क्योंकि वेरिएबल सम गेम है इसलिए एक का नहीं दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। बी का हमने निकाल दिया, ए का आप निकाल लीजिएगा। एक्सपेक्टेड बी आई जे निकाला है, पहला पे ऑफ बी का 1 है, 1x1 y1 लिखा। दूसरा पे ऑफ बी का 2 है, 2x1 y2 लिखा। तीसरा पे ऑफ बी का 2 है, 2x2 y1 लिखा। और चौथा पे ऑफ बी का 1 है, 1x2 y2 लिखा। अब x2 की जगह 1 माइनस x1 और y2 की जगह 1 माइनस y1 लिख दीजिए, क्योंकि x1 प्लस x2 1 के बराबर है और y1 प्लस y2 1 के बराबर है। ये देखिए 1x1 y1 ऐसे ही है, प्लस 2x1 y2 की जगह 1 माइनस y1, प्लस 2 1 माइनस x1 x2 की जगह लिख दिया, y1 ऐसे ही है, प्लस 1 1 माइनस x1 है, x2 की जगह 1 माइनस y1 है y2 की जगह। अब इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट खोल लीजिए, x1 y1 प्लस 2x1 माइनस 2x1 y1 प्लस 2y1 माइनस 2x1 y1 प्लस 1 माइनस y1 माइनस x1 और प्लस x1 y1। अब जोड़ लीजिए या घटा लीजिए जैसा आपको दिख रहा है। तो 2x1 y1 प्लस और 2x1 y1 माइनस कट जाएगा, केवल माइनस 2x1 y1 बचेगा। फिर प्लस 2x1 है, माइनस x1 है, प्लस x1 बचेगा। फिर 2y1 है, माइनस y1 है, y1 प्लस y1 बचेगा और लास्ट में प्लस 1 बचेगा। अब इसमें से 2x1 माइनस 2x1 कॉमन ले लिया, y1 माइनस 1/2 आ गया, प्लस अगले ब्रैकेट में आपको y1 माइनस 1/2 लाना पड़ेगा। तो आपने माइनस किया 1/2 और फिर बाद में हमने 1 जोड़ लिखा और प्लस कर दिया 1/2, इक्वेशन बैलेंस हो गई। जो आप घटा रहे हैं उतना जोड़ेंगे 1 में। अब y माइनस 2x1, यहाँ पे लास्ट में माइनस 2 कॉमन ले लिया है, तो आपका बचेगा x1 माइनस 1/2 और y1 माइनस 1/2 ऐसे ही रहेगा, प्लस 3/2 आ जाएगा। यानी जो पहले दूसरे टर्म है उसमें माइनस 2 बाहर लिया है, x1 माइनस 1/2 आ जाएगा और y1 माइनस 1/2 ऐसे ही रहेगा, प्लस 3/2 आ जाएगा। अब ये इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन यहाँ ऑब्टेनेबल है और हमने निकाल दिया b के लिए और लिखा भी है, thus if b plays half or 0.5 times the strategy बीटा 1, अगर b जो है बीटा 1.5 टाइम्स खेलती है, गिवन दैट a is playing 0.5 times the strategy alpha 1, यानी अगर दिया हुआ है कि a अल्फा 1 को 0.5 टाइम्स खेलेगी, then b is able to ensure itself payoffs of 3/2 यूनिट्स, क्योंकि ये b के निकाले तो b 3/2 यूनिट्स के पे ऑफ इंश्योर करेगी अपने। और कोई भी स्ट्रेटजी कॉम्बिनेशन लें, इससे कम पे ऑफ मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे।
दिस देन इज नैश इक्विलिब्रियम, ये नैश इक्विलिब्रियम जो सेकंड डेफिनेशन है। प्योर स्ट्रेटजी की डेफिनेशन का पहले एग्जांपल दिया, रैंडमाइजेशन जहाँ पे स्ट्रेटजीज की है वो ये एग्जांपल। लिखने का तरीका भी देखे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ के केवल खुश ना हो जाइएगा कि सर ने समझा दिया, हमारी समझ में आ गया, लेकिन क्या समझे ये भी इम्पोर्टेंट है। और लिखने का तरीका देखेगा, इफ बी प्लेज 0.5 times the strategy beta 1, given that A is playing 0.5 times the strategy alpha 1, then B is able to ensure for itself payoffs of 3/2। यानी अगर A हाफ टाइम्स स्ट्रेटजी अल्फा 1 खेल रहा तब बी के लिए जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो है कि वो भी हाफ टाइम्स स्ट्रेटजी बीटा 1 सेलेक्ट करे, और अगर हाफ बीटा 1 है तो बीटा 2 भी हाफ हो जाएगी। तो ए अगर ये कर रहा है तब बी ये कर सकता है, ए अगर डिफरेंट करेगा तो बी को भी डिफरेंट करना पड़ेगा। आई एम डूइंग माई बेस्ट गिवन बट यू आर डूइंग, यानी जो तुम कर रहे हो और उसके लियो में जो हम करेंगे वो बेस्ट है। अगर तुम दूसरी कोई चीज अपनाओगे तो आई ऑल्सो हैव टू चेंज माई स्ट्रेटजी। तो वो चीज यहाँ पे लिखी गई है, इसलिए मैंने कहा कि केवल समझना ही पर्याप्त नहीं है, आपको लिखना भी आना चाहिए। क्योंकि पढ़ना जरूरी है, और पढ़िए समझ कर, और अगर समझ कर पढ़ेंगे तो समझ कर आप लिख पाएंगे। कई बार बहुत स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं स्टाइल ऑफ राइटिंग पर, वो चीज़ भी यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो जो ओरिजिनल नैश इक्विलिब्रियम ने डेफिनेशन दी उसको जस्टिफाई कर सके कि आई एम डूइंग माई बेस्ट गिवन व्हाट यू आर डूइंग। So thus if B plays 0.5 times the strategy beta 1, given that A is playing 0.5 times the strategy alpha 1, then B is able to ensure for itself payoffs of 3/2 units. This then is Nash equilibrium. Similarly for A, अब आप A के लिए निकाल लीजिए, हमने नहीं निकाला, और यही रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे कुछ असाइनमेंट दिए हैं, आप कर लें। नैश इक्विलिब्रियम आप निकाल के देखिए और उसका सक्सेसिव डोमिनेंस मेथड से कंपेयर कर लीजिए। ये पहला असाइनमेंट है। ये दूसरा असाइनमेंट है। असाइनमेंट थोड़े टफ हैं, इसलिए कर जरूर लीजिएगा। बहुत टफ नहीं है आपके लिए, आप जैसे लोगों के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। और ये तीसरा असाइनमेंट है। और ये लास्ट असाइनमेंट है। 3 असाइनमेंट है टोटल, तो आप इनको करिएगा, और अगर कहीं पे प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कहीं पे भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये कोर्स आपका पूरा इसके साथ खत्म है। मैंने बताया प्रिजनर डायलेमा और पोक थ्योरम, जो इसके बाद लेक्चर है ऑलरेडी अपलोडेड है। तो कुल मिला के गेम थ्योरी में 7 लेक्चर से कम नहीं है, और 7 में से बहुत से सवाल इसमें बनाए जा सकते हैं, और बहुत तरीके के बनाए जा सकते हैं। तो 70 पे 35 करने हैं, ध्यान रखिएगा। 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, और अच्छे से कीजिएगा। आप कमजोर नहीं हैं, लेकिन वो है ना, का चुप साध ही रहा बलवाना, कि हनुमान जी को अपनी शक्ति याद दिलानी पड़, उनको यह शक्ति को याद दिलाना पड़ता था। वैसे आप भी, आपकी शक्ति में कोई कमी नहीं है, लेकिन लग जाइए, लगना पड़ेगा। ये मत सोचे बगैर लगे हो जाएगा। तो ऑल द गुड विशेस टू यू। और हमने वो बताया था आपको कि एक असाइनमेंट देना है और इंटरनल में, और एक सेमिनार का असाइनमेंट देना है। तो बहुत बड़े मत बनाइएगा, क्योंकि टाइम का भी शॉर्टेज है। जैसे आप पूरा ओलिगोपोली मत लिखिए, किंग डिमांड मॉडल एक लिख लीजिए असाइनमेंट में, और सेमिनार में अगर आप चाहें तो उसी से रिलेटेड आप लेना चाहें कुछ ले सकते हैं। रोल ऑफ कार्टर ले सकते हैं, या डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप मॉडल, कोई एक उसमें से लेके कर लीजिए। डोमिनेंट में भी 3 केस हैं। आप जो डोमिनेंट फर्म का केस है उसको कर लीजिए,
तो या लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप मॉडल कर लीजिए। तो मेरा मतलब है एक सेमिनार हो जाएगा, एक असाइनमेंट आपका इंटरनल वो जस्टिफाई करेगा। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है, आपके पास टाइम कम है और कई बार हम लोग को भी ऊपर से आदेश आता है कि आप 5 जुलाई तक ले लीजिए, अरे आप 6 जुलाई तक दे दीजिए, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन आप कर लीजिए, बना के रख लीजिए और क्लासरूम, गूगल क्लासरूम पे आप अपलोड कर दीजिएगा। आप में से बहुत लोगों के नाम मुझे याद हैं, शक्लें याद हैं, लेकिन इतना लंबा गैप है कि सब शक्लें भूल रहे हैं। और हम लोग तो चूँकि इस समय एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर भी है, तो जाना पड़ता है, लगभग रोज ही जाना पड़ता है। कोई एक आध दिन छूट जाए तो छूट जाए। तो आप अपलोड कर दें, जो गूगल क्लासरूम पे मैंने लिंक भेजा हुआ है, लेकिन 28 लोग अभी तक एनरोल हुए हैं, जबकि सेमेस्टर 1 में 122 लोग उस पर एनरोल्ड हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग का पता नहीं प्रोसेस क्यों स्लो है, या लिंक नहीं मिला, या लिंक देख के अवॉइड कर दिया, लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा, ये जान लीजिए, छूट नहीं सकते। ऐसे एडवांस इकोनोमेट्रिक्स में भी आप बना लीजिएगा एक असाइनमेंट कोई, और एक सेमिनार बना लीजिएगा जो आपको ठीक लगे, और आसान बनाइएगा, छोटा बनाइएगा। आपको बहुत ट्रबल हम नहीं देना चाहते हैं कोरोना टाइम्स में, इजीली जितना आप अकम्प्लिश कर पाएँ। तो ये हमारी तरफ से है, और अब आपको मेहनत करनी है और कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। माय गुड विशेज आर विद यू, ब्लेसिंग्स भी हमारी आप सबके साथ हैं, और डू वेल। एक आखिरी सेमेस्टर है, पूरी ताकत लगा दीजिए, जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा लगा दीजिए और अच्छे मार्क्स आएंगे। एमसीक्यू का सबसे बड़ा ये है कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, पुरानी कमियां सब आप कंपनसेट कर सकते हैं एक साथ। ये दोबारा मौका आपको नहीं मिलेगा। कोरोना टाइम्स में बहुत सी दिक्कतें रहीं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी एक उसने दी है कि यूनिफॉर्मली कॉपी इवेल्युएट होगी और गलती होने का चांस बहुत कम है। तो डू इट वेल। अगेन, good wishes and blessings to all of you. Okay, goodbye, good luck.